हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है मर्केंटाइल एरा। इस मर्केंटाइल एरा में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका पीरियड रहा है, मर्केंटाइल एरा का ये पीरियड है बिटवीन 200 BCE से लेकर के 300 CE कॉमन एरा तक। तो यहाँ पर ये जो एरा हमारा रहा है 200 BCE से 300 CE तक, यहाँ पर हमने कोई इतना ज़्यादा जो लार्ज एम्पायर, अगर हम बात करें जैसे कि मौर्य का हमने एम्पायर देखा, वैसा कोई एम्पायर यहाँ आया ही नहीं था। ये इतना ज़्यादा यहाँ पर जो मर्केंटाइल एरा है, यहाँ पर ट्रेडिंग जो था वो ट्रेडिंग्स यहाँ पर ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, ट्रेड यहाँ पर ज़्यादा जो था वो ग्रो कर रहा था। मर्चेंट्स का यहाँ पर ये एरा देखने को मिलता है, तभी इसे मर्केंटाइल एरा कहा जाता है। इसी वजह से इसे मर्केंटाइल एरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें राइज ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगा। राइज ऑफ ट्रेड, यहाँ पर हमें पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये ऐसा एरा है जिसमें कोई इतना प्रोमिनेंट राज्य इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा जैसे कि हमने मौर्यस में देखा। मौर्य का जो काल था वो इतना ज़्यादा फ्लरिशिंग था, जैसे कि हमने देखा जब अशोका थे, अशोका का राज्य जो था वो एंटायर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो था, इतना ज़्यादा विशाल वो फैला हुआ था कि वहाँ साउथ तक के जो था वो हमारा कर्नाटका तक इतना ज़्यादा जो था वो फैला हुआ था, और नॉर्थ वेस्ट जो था हमारा वहाँ तक वो फैला हुआ था। मौर्य का अगर हम काल देखें, यहाँ पर मौर्य का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये पूरा एंटायर यहाँ से इतना जो था वो हमारा प्रोमिनेंट एम्पायर था एक। लेकिन 200 BCE से 300 CE तक इतना कोई प्रोमिनेंट एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। We will not witness the emergence of a large empires। यहाँ पर लार्ज जो एम्पायर्स होंगे उनका इमर्जेंस नहीं होगा। लार्ज एम्पायर लाइक मौर्यस, मौर्यस की तरह यहाँ पर कोई फ्लोरिशिंग राज्य, फ्लोरिशिंग रूलर यहाँ पर नहीं आएंगे। ये हम यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। अगर हम इसके नोटेबल फीचर्स अगर देखें तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स, जैसे कि मैंने ये बताया आपको, ये हम यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जैसे कि मौर्यस जो थे वो मगधा के ऊपर रूल कर रहे थे, वो मगधा के ऊपर, मगध के ऊपर वो रूल कर रहे थे। मगध के ऊपर उन्होंने यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। लेकिन अब जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो मगध से शिफ्ट होकर के वो अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिलेगा। ये हमें मिलेगा अलग अलग जगहों पर, जैसे कि यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेड रूल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमें फ्रेगमेंटेड रूल्स देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर रीजनल किंगडम्स जो होंगे ये यहाँ पर राइज करेंगे। जो रीजनल कुछ कुछ रीजन्स में यहाँ से यहाँ से यहाँ से कुछ कुछ रीजन से हमें यहाँ पर रीजनल किंगडम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कोई इतना प्रोमिनेंट होगा जैसे मौर्यस थे, इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। यहाँ पर हमें रीजनल किंगडम्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि राजा होगा ही नहीं, राजा होगा, लेकिन अलग अलग जगहों से अलग अलग राजा देखने को मिलेंगे। अलग अलग यहाँ पर हमें जो थे वो राज्य जो इस्टेब्लिश करेंगे वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो फ्रेगमेंटेड यहाँ पर हमें रीजन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ से रीजनल किंगडम्स का हम देखेंगे इन्वेजन्स हो रहे हैं। यहाँ पर जो होंगे रीजनल किंगडम्स होंगे जहाँ से हमें इनका जो है वो राज्य देखने को मिलेगा। और अब यहाँ से
पॉलिटिकल फोकस जो होगा वो मगधा से हमने देखा था कि वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक गया, लेकिन अब यहाँ पर एक हमें सीरीज ऑफ इन्वेजन यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें हमने रीजनल किंगडम्स जो हैं इनकी जो सीरीज ऑफ इन्वेजन्स आएंगी, ये इन्वेजन करेंगे एक सीरीज वाइज के पहले ये आए फिर ये आए फिर ये आए, ऐसे एक सीरीज में हमें रीजनल किंगडम्स की यहाँ पर इन्वेजन्स यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें नए नए ट्रेडिशंस ऑफ गवर्नेंस, यहाँ पर हमें गवर्नेंस के नए नए ट्रेडिशंस के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें न्यू ट्रेडिशंस देखने को मिलेंगे कि गवर्नेंस हम किस तरह से और अलग तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो गवर्नेंस है वो कर सकते हैं, वो देखने को मिलेगा। न्यू ट्रेडिशन ऑफ गवर्नेंस इसका हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस चीज़ का यहाँ पर इमर्जेंस होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर डिवोशनल जो वर्शिपिंग होगी वो इमेजेस की स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम इमेज की जो वर्शिपिंग होगी वो देखने को हमें यहाँ पर दिखाई देगी। इमेज की जो वर्शिपिंग होगी, कोई जैसे कि हम पिछली जब देख रहे थे तो फिर कोई इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली हमें आइडियल वर्शिपिंग दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मर्केंटाइल एरा आ चुका है, अब यहाँ पर मूर्ति पूजन भी दिखाई देगा। यहाँ पर आइडल वर्शिपिंग भी होगी, यहाँ पर जो होगी डिवोशनल वर्शिपिंग भी होगी, इमेजेस को भी यहाँ पर पूजा जाएगा, आइडियल्स को यहाँ पर पूजा जाएगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा राइज इन डिवोशनल वर्शिप ऑफ इमेजेस, और हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू कल्चर्स, नए नए कल्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे जैसे अलग अलग किंगडम्स के यहाँ पर जो राज्य देखने को मिलेंगे वहाँ पर हमें कल्चरल डिफरेंसेस तो देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आज हम इंडिया की बात करें, हर स्टेट का एक कल्चरल डिफरेंस है, यहाँ पर हर स्टेट की एक कल्चरल की यहाँ पर मान्यता होती है, डिवोशनल यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मनाई जाती हैं, जैसे कि पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, और यहाँ पर जो है गुड़ी पड़वा हो गया। ऐसे कई जहाँ यहाँ हमारे इंडिया में हमने फेस्टिवल्स को देखा जिनकी जो मान्यता है वो अलग है, लेकिन फिर भी हमारी यूनिटी है एक तरह से। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर हमें जो कल्चरल्स होंगे वो देखने को यहाँ पर दिखाई देंगे। हमें यहाँ पर होगा नए नए कल्चर्स देखने को मिलेंगे, एक दूसरे के साथ ये इंटरमिंगल करेंगे। एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल का मतलब होता है एक दूसरे के कल्चर्स को आज जैसे हम समझते हैं, हम उन्हें इंजॉय करते हैं। आप कई ऐसे होंगे जो नॉन गुजराती हैं लेकिन फिर भी गुजरात में जा कर के आप नवरात्रे इंजॉय करते हो, वो क्या है, वो एक इंटरमिंगलिंग है आपका। वो आपको एक दूसरे के कल्चर के प्रति आप रिस्पेक्टफुल हो, आप जो है उसको इंजॉय करना चाहते हो। तो ये चीज़ें होती हैं एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाना। तो एक दूसरे के साथ यहाँ पर हमें इंटरमिंगलिंग दिखाई देगी। यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो हैं वो अलग अलग दिखाई देंगे। यहाँ पर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी हमें दिखाई देंगे जो बहुत बेहतरीन हो चुके हैं मौर्य काल के कंपैरेटिव तो ये बेहतरीन ही हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आएंगे तो अलग अलग चीज़ें अपने साथ लेकर के आएंगे। जैसे ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स भी एक अपने साथ अलग स्टाइल यहाँ पर लेकर के आएंगे, अलग उनका रहन सहन होगा तो वो चीज़ें भी यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी हमें जो होंगे वो ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेंगे। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में यहाँ पर परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक वर्सेटाइल हेरिटेज यहाँ पर दिखाई देगा कि हमारा जो यहाँ पर हेरिटेज है वो हमारा इतना ज़्यादा वो फ्लरिशिंग हो चुका है, इतना ज़्यादा कलरफुल हो चुका है कि हम अलग अलग कल्चर को यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे आज हमारा इंडिया एक कलरफुल है क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के, हर कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं और हर कल्चर की एक मान्यता और एक जो है एक
यहाँ पर एक यूनिक स्टाइल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर गरबा का देखें तो फिर गरबा जो है वो इतना वाइब्रेंट कलर के साथ यहाँ पर मनाया जाता है हमारे गुजरात के एरिया में, तो वो एक अच्छा यहाँ पर जो है वो हमें देखने को कलर कॉम्बिनेशन उसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। वैसे यही चीज़ें हमें मर्केंटाइल एरा में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने एक मर्केंटाइल एरा का आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो अभी हम जो है यहाँ का जो हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री थी नॉर्थ इंडिया की, अब हम उसे एक बार पढ़ेंगे। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने देखा पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या हुआ। हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर लास्ट मौर्य किंग जो थे, हमारे लास्ट मौर्य किंग, इनका नाम है बृहद्ररथा। ये जो थे इनका मर्डर हो चुका था, इनको किसी ने मार दिया, इनका मर्डर हो गया। इनका जब मर्डर हुआ, इनका मर्डर हो गया, ये एक सनसनी खबर थी उस टाइम मौर्य काल के लिए कि इनका मर्डर कर दिया गया 187 BCE में। 187 BCE में ये हमारे जो लास्ट मौर्य किंग थे बृहद्ररथा, इनका मर्डर कर दिया गया। इनके अपने ही जो कमांडर इन चीफ थे, इनके अपने कमांडर इन चीफ जो थे, इनके जो अपने, देखो घाव तो अपनों के ही चुभते हैं, तो इनको भी इनके अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो कमांडर इन चीफ जो थे, इनके कमांडर इन चीफ जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, ये इनके अपने थे क्योंकि अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो यहाँ जो था कमांडर इन चीफ जो थे पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने इनका मर्डर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो थे, ये यहाँ पर यहाँ पर जो मिलिट्री ट्रूप्स जो थे, इनको इंस्पेक्ट करने आए थे, इनकी जो है इंस्पेक्शन के लिए आए थे कि क्या तुम लोग काम सही कर रहे हो, क्या तुम्हें जो है तुम तैयारी अच्छे से कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये इनके ऊपर एक यहाँ पर देखने के लिए आए थे, जैसे कि आपके रिश्तेदार आपके घर आते हैं, वो पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो, उसी तरीके से ये भी इनके पास आए थे कि बेटा क्या कर रहे हो। इनको भी गुस्सा आ गया, पुष्यमित्र शुंगा ये गुस्से में आ गए, तो इसी वजह से इन्होंने कि भी इनका मर्डर कर दिया कि भी तुम होते कौन हो ये पूछने वाले कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इन्होंने इसी वजह से बृहद्ररथा को भी मार दिया, इनका मर्डर हो गया। उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा ने यहाँ पर अपनी खुद की डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। फिर इन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी, जिसे कहा जाता है शुंगा डायनेस्टी, यहाँ पर इन्होंने शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया। और इसके साथ ही मौर्य जो डायनेस्टी थी ये डिक्लाइन हो गई, इसका एंड हो गया। उसके बाद आती है हमारी शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी आती है क्योंकि बृहद्ररथा पुष्यमित्र शुंगा के पास आए और उनसे पूछा कि क्या आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। तो इन्होंने कहा कि भी तुम होते कौन हो ये पूछने वाले, कि भी मेरी तैयारी कैसी चल रही है। इससे इन्होंने गुस्सा आ गया तो इन्होंने बृहद्ररथा को मार दिया। इट इज़ ओनली, ये आपको मेमोराइज जो है वो कराने के लिए है, सच में ऐसा नहीं हुआ था कि सच में भी मैम ने बोला है कि ऐसा हुआ, तो सच में ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने जो है ये अपने बृहद्ररथा अपने ट्रूप्स की यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आए थे, तब जब इंस्पेक्शन कर रहे थे तब पुष्यमित्र शुंगा ने इनका मर्डर कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर शुंगा डायनेस्टी जो थी वो यहाँ पर इन्वेड करती है,
यहाँ पर आती है, वो अपने आप को दिखाती है कि हम भी कुछ हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ही मौर्य जो डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी यहाँ पर एंड हो गई, मौर्य डायनेस्टी का एंड हो गया। और पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी शुंगा डायनेस्टी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो इनकी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुई। उसके बाद जो पुष्यमित्र ने अपना जो राज्य था वो एक्सपैंड किया अलग अलग रीजन्स तक। पुष्यमित्र शुंगा एक्सटेंडेड ओवर ओनली पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो जहाँ जहाँ मौर्यन एम्पायर था तो वहाँ वहाँ तक तो इन्होंने अपना पहले राज्य को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। जो पुष्यमित्र शुंगा थे, पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने जो है अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। जहां तक इन्होंने एक्सटेंड किया वो रीजन कौन कौन से थे? यहाँ मगधा तो था ही, मगध में भी इन्होंने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया, और पाटलिपुत्र भी था, यहाँ पाटलिपुत्र भी था। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के साथ साथ अयोध्या, अयोध्या, विदिशा, और बहुत सारे जो मॉडर्न पंजाब है, जो आज का जो पंजाब है, वहाँ के कुछ एरियाज थे, जैसे कि जलंधर। अगर हम मॉडर्न डे पंजाब की बात करें, मॉडर्न डे पंजाब, मॉडर्न डे दो बार लिख दिया, सॉरी, मॉडर्न डे पंजाब, मॉडर्न डे पंजाब में अगर आता है तो आज का जो जलंधर का एरिया है, जलंधर का एरिया, और हमारा जो पाकिस्तान का एरिया भी था तब, तो अब जो है, अब पाकिस्तान और जो हमारा इंडिया है वो डिवाइड हो चुका है, जिसमें जो सियालकोट था वो पहले ये हमारे इंडिया का ही पार्ट था, हमारे इंडिया में ही आ रहा था, लेकिन डिवीजन के बाद जो सियालकोट है वो पाकिस्तान में चला गया। वो पंजाब जो है वो अभी वहाँ के पंजाब के एरिया में आता है, वो पाकिस्तान का जो पंजाब का एरिया है वहाँ पर आता है। लेकिन जब यहाँ पर ये चीज़ें हमारे डिवाइड नहीं हुआ था, हम एक एंटायर नेशन थे, तब जो हमारा सियालकोट था वो हमारे इंडिया का ही हिस्सा था, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था। लेकिन डिवीज़न के बाद सियालकोट पाकिस्तान के पास चला गया, वो आज पाकिस्तान के पंजाब के रीजन में आता है। वो हमारा, इसके साथ साथ जलंधर के साथ साथ सियालकोट, सियालकोट, सियालकोट जो है ये अब पाकिस्तान में है। पहले ये हमारे इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था जब डिवीज़न नहीं हुआ था। तो ये जो है पाकिस्तान तक चला गया। इतना राज्य जो था वो पुष्यमित्र शुंगा ने यहाँ तक अपना राज्य को इस्टेब्लिश किया, एक्सटेंड कर दिया था अपने राज्य को। तो यहाँ पर हमें शुंगास जो थे इनको ये कंसीडर करते थे ब्राह्मण्स को। ये हम हमेशा जो थे, शुंगा डायनेस्टी जो थी वो ब्राह्मणिज्म में मानती थी, इन्होंने ब्राह्मणिज्म को माना। ये ब्राह्मण्स थे, ये ब्राह्मणिज्म को मानते थे, ब्राह्मण्स को ये हमेशा कंसीडर करते थे। ये इनकी जो कास्ट, अगर हम देखें इनका कास्ट का जो ओरिजिन था वो ब्राह्मण्स थे, ये ब्राह्मण्स थे। तो यहाँ पर हमें ब्राह्मण जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें हमें बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो हैं उनसे पता चलती हैं। ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये हमारे पास टेक्स्ट जो हैं प्रेजेंट हैं, जिसे बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, जैसे कि बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट हैं हमें उनसे पता चलता है कि ये ब्राह्मणिज्म को यहाँ पर फॉलो करते थे। जैसे कि अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास है हर्षचरिता, एक टेक्स्ट है हमारे पास हर्षचरिता, और हमारे पास है बृहद्रंका, बृहद्र
यंका उपनिषद। पाणिनि का अष्ट अध्यायी। पाणिनि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये यूपीएससी जो पूछता है क्वेश्चन वहाँ से ये जो है इसका फेवरेट पार्ट है। तो ये फिलोसफिकल चीज़ें तो बिल्कुल भी मत छोड़ा करो, क्योंकि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट और कई बार जैन जो टेक्स्ट होते हैं ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन में प्री के क्वेश्चन के अंदर ये इतने ज़्यादा पूछ लेता है कि इसका ये फेवरेट पार्ट है। फिलोसफिकल पार्ट जो है वो यूपीएससी का फेवरेट पार्ट है, तो इसे तो बिल्कुल भी मत यहाँ पर मिस किया करो, ये तो ज़रूरी है, इसे हम मिस नहीं कर सकते। पाणिनि का जो अष्ट अध्यायी है, पाणिनि का जो अष्ट अध्यायी है उसमें भी हमें यहाँ से पता चलता है कि ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे और इनका राज्य कैसा था उसके बारे में भी यहाँ पर हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मालविका अग्निमित्र की, मालविका अग्निमित्र, ये कालिदास ने लिखा था इसे। कालिदास जो थे उन्होंने मालविका अग्निमित्र को लिखा है। तो यहाँ से इनमें भी पता चलता है कि ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे और पुष्यमित्र शुंगा का राज्य ऐसा था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमें दिव्यवादना एंड तारानाथा ये एक बुद्धिस्ट काउंसिल थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। इन्होंने भी यहाँ पर शुंगास के बारे में बताया कि ये कौन से रीजन से थे, कैसे थे, सब डिस्क्रिप्शंस इन सब चीज़ों में। ये सब जो हैं हमारे पास टेक्स्ट हैं जहाँ से हमें जो हमारे शुंगा डायनेस्टी है उसके बारे में हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस यहाँ से हमें दिखाई देते हैं। अब हम चलते हैं हमारी डायनेस्टी जो है शुंगा डायनेस्टी के पास। अब हम शुंगा डायनेस्टी की बात करेंगे कि इसका टाइम कब से कब तक रहा। तो जो शुंगा डायनेस्टी है, शुंगा डायनेस्टी, अगर हम इसका टाइमलाइन देखें तो ये 185 BCE से लेकर के 148 BCE तक इसका पूरा टाइम पीरियड रहा। और अगर हम बात करें तो फिर जो बृहद्रथ थे उनके मर्डर के बाद पुष्यमित्र शुंगा ने यहाँ पर अपनी शुंगा डायनेस्टी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास पुष्यमित्र शुंगा। तो अभी पुष्यमित्र शुंगा के बारे में बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंगा, कोई भी डायनेस्टी जब पढ़ते हो तो उसका जो फाउंडर होता है, जो वो राज्य का फाउंडर है, सबसे पहला जो हमारा राजा होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उससे ही कई क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो फाउंडर है तो वो ज़्यादा जो है यहाँ पर जो काम करेगा वो भी अच्छे करेगा, क्योंकि उसने अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करना है। वो चाहता है कि भी मैं राज्य बहुत लंबे समय तक यहाँ पर राज्य करूँ। तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंगा बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये फाउंडर हैं शुंगा डायनेस्टी के। ये फाउंडर हैं। फाउंडर हमेशा याद रखना है, कोई भी डायनेस्टी पढ़ते हो तो उसका फाउंडर हमेशा याद रखो और लास्ट रूलर तो हमेशा याद रखो। हमेशा रूलर्स वो याद रखने होते हैं जिन्होंने कोई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ किया या कईयों ने जो हमारे इकोनॉमी है, रेवेन्यू है, उसमें कुछ यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया, आर्किटेक्चर में यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया। और जो हमारे लास्ट रूलर होते हैं उनको याद रखना ही इम्पॉर्टेंट होता है।
सारे के सारे जो हमारे रूलर्स जितने भी आए होते हैं, अभी देखो 185 बीसी से 148 बीसी तक जाएंगे, तो क्या सभी जो होंगे यहाँ पर, जो सभी यहाँ पर किंग्स आएंगे, तो क्या उन राज्य जो भी यहाँ पर करेगा सबको यहाँ पर याद रखना ज़रूरी होगा? नहीं, सबको नहीं। जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंगा ने अपना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया। इनके बाद जो आएंगे उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। वो जैसे जैसे यहाँ पर जिन राजाओं ने कुछ कंट्रीब्यूट किया अपने राज्य के लिए, सिर्फ उनको याद रखना ही ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ये जो थे पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ये पहले जो थे वो कमांडर इन चीफ थे मौर्यन आर्मी के। ये मौर्यन आर्मी में इन्होंने मौर्यन आर्मी में यहाँ पर जो था वो अपना यहाँ पर जो है वो पहले अपना जॉब यहाँ पर चूज़ की एज अ कमांडर इन चीफ। इनकी पहली जॉब थी एक कमांडर इन चीफ की। देखो, राजा बनना है उससे पहले तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ठीक है। राजा बनने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग तो कहीं से करनी होगी ना, तभी जो है राजा बन पाओगे। तो मौर्यन आर्मी में इन्होंने एक पोस्ट यहाँ पर जो थी, इनके पास एक पोस्ट थी कमांडर इन चीफ की। ये पहले मौर्यन आर्मी में कमांडर इन चीफ थे। यहाँ पर जो थे इन्होंने जो मौर्य के लास्ट रूलर थे उनका मर्डर करके ये यहाँ पर अपने राज्य को इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और यहाँ पर इन्होंने 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस करवाए थे। परफॉर्म्ड 2 अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस। तो इन्होंने 2 यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेधा इन्होंने यहाँ पर करवाए थे। जो यज्ञ थे अश्वमेधा यज्ञ इन्होंने 2 करवाए थे। ये हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर एक अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जो है हमें इनके बारे में हमें वहाँ पर पता लगता है कि उसको पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि इन्होंने 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस करवाए, क्योंकि जो अयोध्या का स्टोन इंस्क्रिप्शन है उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो अगर हम देखें, इन्होंने एक्सटेंड किया अपने राज्य को एज फार एज द नर्मदा रिवर टू द साउथ। यहाँ पर नर्मदा के पास इन्होंने नर्मदा तक अपना राज्य को इस्टेब्लिश किया। एक्सटेंडेड एज फार एज नर्मदा रिवर टू साउथ। साउथ के नर्मदा रिवर तक इन्होंने अपने राज्य को यहाँ पर एक्सटेंड किया, जिसमें यहाँ पर कुछ शहर हैं, जैसे कि मैंने बात की थी पाटलिपुत्र की, अयोध्या की, विदिशा की। तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर सिटीज़ थी, जैसे कि पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा। ये यहाँ पर इनके राज्य में आने वाले कुछ शहर थे जो इनके राज्य में आते थे। तो अपना राज्य इन्होंने साउथ के नर्मदा रिवर तक, नर्मदा रिवर जो साउथ में आती है वहाँ तक इन्होंने अपना जो है राज्य को इस्टेब्लिश किया। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो मालविका अग्निमित्रम है उसमें भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पुष्यमित्र और यज्ञसेना के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। यहाँ पर मालविका अग्निमित्र जो है, यहाँ एक ड्रामा है जिसे कालिदास ने लिखा था, मालविका अग्निमित्रम, इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, एक कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन पुष्यमित्र एंड यज्ञसेना और पुष्यमित्र के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था।
उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया। और ये यज्ञसेना ये विदर्भा के राजा थे, ये किंग थे विदर्भा के, किंग ऑफ विदर्भा। ये ईस्टर्न महाराष्ट्र में पड़ता है विदर्भा। अब आप पूछोगे ये विदर्भा कहाँ है? ये ईस्टर्न महाराष्ट्र के जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड में ये जो है वो रीजन है। और वहाँ पर एक राजा थे, राजा यज्ञसेना, ये विदर्भा के राजा थे। ये विदर्भा आता है हमारा ईस्टर्न ईस्टर्न महाराष्ट्र में पड़ता है ये रीजन पूरा, ईस्टर्न महाराष्ट्र में ये रीजन है। और वहाँ पर जो है विक्ट्री ऑफ शुंगास यहाँ पर दिखाई दी थी। और यहाँ पर जो शुंगास थे, शुंगास जो थे इन्होंने जो है विदर्भा के राजा को हरा दिया था, यहाँ पर विदर्भा के राजा को हरा दिया था। तो यहाँ पर शुंगास की जो थी वो यहाँ पर विक्ट्री हुई थी, तो यहाँ पर शुंगास की विक्ट्री हुई थी। तो ये था हमारा, कुछ मैंने पॉइंट्स बताए पुष्यमित्र शुंगा के। और अब हम पुष्यमित्र शुंगा के ही मैं कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। और आज सिर्फ हम पुष्यमित्र शुंगा के बारे में ही यहाँ पर बात करेंगे। बाकी के जो राजा होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो बाक्ट्रियस के राजा जो थे, बाक्ट्रियन ग्रीक किंग जो थे, देखो बैक्टीरियाज आए थे, मैंने बात की थी कि क्योंकि मौर्य का डिक्लाइन का कारण था कि यहाँ पर जो थे वो बैक्टीरियाज आने स्टार्ट हो गए थे। अभी इन बैक्टीरियाज का जो है वो हमें सफाई भी चाहिए, ठीक है। अभी डेटॉल यहाँ पर जो है वो उसका जो है वो देखा जाएगा कि अभी डेटॉल का काम कौन कर रहा है, 99.9% जर्म्स फ्री, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें बाक्ट्रियन जो ग्रीक किंग हैं उनको भी यहाँ पर इन्होंने डिफीट किया, पुष्यमित्र शुंगा ने इनको भी हरा दिया, डिफीटेड बाक्ट्रियन ग्रीक किंग जिनका नाम है डिमेट्रियस। तो इनको भी इन्होंने हरा दिया था। तो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला कि जो पतंजलि जो है एक नोटेबल ग्रामेरियन है, एक जो ग्रामर का काम करते हैं पतंजलि। ये वो पतंजलि नहीं है जो रामदेव ने शुरू की है, ये पतंजलि एक ग्रामेरियन थे, तब उनकी बात हो रही है। पतंजलि एक ग्रामेरियन थे जो ग्रामर के बारे में यहाँ पर हमें बताते हैं, ग्रामेरियन थे। इन्होंने महाभाष्य को लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा, महाभाष्य। ये कॉन्टेम्परेरी थे पुष्यमित्र शुंगा के, ये कॉन्टेम्परेरी थे, कॉन्टेम्परेरी थे पुष्यमित्र शुंगा के, पुष्यमित्र शुंगा के ये कॉन्टेम्परेरी थे। और दिव्यवादना जो है उसमें भी हमें पुष्यमित्र के जो है वहाँ वो बताते हैं दिव्यवादना। ये एक बुद्धिस्ट जो है, यहाँ पर एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ये दिव्य वादना। ये एक बुद्धिस्ट, यहाँ पर जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी इसके बारे में पढ़ा है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें हमें जो है वो बताते हैं कि जो पुष्यमित्र थे ये इनकी क्रूरटी बहुत थी, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल थे बुद्धिज़्म को लेकर के। ये जो बुद्धिस्ट थे उनके जो है उनके तरफ इनका जो है वो ज़्यादा झुकाव नहीं था, ये उनको अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि ये खुद ब्रह्मानिज़्म को फॉलो करते थे। ब्रह्मानिज़्म के ये जो थे वो इनको ये फॉलो करते थे, ब्राह्मण थे, तो ये जो है बुद्धिज़्म को ये क्यों मानेंगे। तो ये बुद्धिज़्म के बिल्कुल ही खिलाफ थे, ये बहुत क्रूअल थे। इन्होंने बताया कि पुष्यमित्र की क्रूअल्टी कितनी थी, पुष्यमित्र की क्रूअल्टी बहुत ज़्यादा थी टुवर्ड्स बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट होते थे उनको तो ये
एक आंख अच्छे नहीं लगते थे, बुद्धिस्ट लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो इसी वजह से इन्होंने हेटनेस यहाँ पर दिखाई है पुष्यमित्र की। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा इनको नफरत थी बुद्धिस्ट से, एंड हिज हेटनेस टुवर्ड्स बुद्धिज़्म, टुवर्ड्स बुद्धिज़्म। वैसे किसी को भी यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहिए, एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन यहाँ पर जो है प्रिविलेजेस हैं, उनके अपने मान्यता हैं, तो हर कोई ये जो है यहाँ पर इक्वल होता है। लेकिन पुष्यमित्र शुंगा को ये बात कौन समझाए, उनके पास कोई समझाने वाला नहीं था। तो इसीलिए ये जो थे, दिव्यवादना कहता है कि ये पुष्यमित्र शुंगा बहुत ज़्यादा जो थे उनको नफ़रत की भावना से देखते थे, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे बुद्धिस्ट को लेकर के, बुद्धिस्ट जो थे उनको वो पसंद नहीं करते थे। तो ये जो थे हमारे, हमने बात की यहाँ पर पुष्यमित्र शुंगा की। तो आज हम सिर्फ पुष्यमित्र शुंगा पर ही यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है बात करेंगे हमारे और जो शुंगा डायनेस्टी के राजा हैं उनके बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।